नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आज भारत में सुबह हुई और एक बहुत ही दर्दनाक, हैरान कर देने वाली एक शॉकिंग न्यूज के साथ ये सुबह हुई। आज जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर से पूरी दुनिया स्तब्ध है, बहुत चक्की है, हैरान है। शिंजो आबे नारा शहर में एक पॉलिटिकल स्पीच दे रहे थे, तभी दिन दहाड़े हमलावर ने दनादन 2 गोलियां दागी, जिससे पीएम शिंजो आबे की मौत हो गई। ये तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब यह असैसिनेशन अंजाम दिया गया। सबसे नई और सबसे नजदीकी तस्वीर इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। आप पहले ये तस्वीरें देखें। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, आप आवाज सुन रहे हैं। गोली दागे जाने की एक के बाद एक 2 आवाजें आई। 30 सेकंड के इस वीडियो में इस हमले की, इस कत्ल की पूरी कहानी है। खुलेआम दिन दहाड़े इतने लोगों की मौजूदगी में ये मर्डर कर दिया गया। हमलावर कैमरे की तरह दिखने वाला एक हैंडमेड गन लेकर अपने हाथों में आया था। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, आप उसके हाव भाव देखेंगे, आप उसका तरीका देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि वो इस बात को लेकर बड़ा आश्वस्त था कि जिस काम को वो अंजाम देने के लिए आया है वो इसे पूरा कर देगा। ऐसी कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं जो शक पैदा करती हैं कि क्या इसे पहले से ट्रेन किया गया, क्या इस साजिश को अंजाम देने से पहले इसने पूरी जानकारी जुटाई किस वक्त यह हमला करना है, कहां से यह हमला करना है, और क्या ये अटैकर वाकई में एक लोन वुल्फ अटैक के तौर पर इसे हम देखें या फिर एक बड़ी राजनीतिक साजिश के तौर पर इसे देखें, एक पॉलिटिकल असैसिनेशन के तौर पर देखें जिसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय ताकत भी काम कर सकती है। हम अंदेशा मात्र जता सकते हैं, लेकिन ये तमाम बातें इस वक्त पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उठ रही हैं कि आखिरकार एक ऐसी पीस लविंग कंट्री के एक इतने पॉपुलर लीडर के असैसिनेशन के पीछे किसका हाथ है। एक बार फिर से आपकी तस्वीर देखिए। शिंजो आबे को पूरी दुनिया उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों के लिए जानी जाती है, फॉरेन पॉलिसीज के लिए उन्हें जाना जाता है। साल 2006 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के शिंजो आबे को प्रधानमंत्री चुना गया। वो सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। शिंजो आबे को नॉर्थ कोरिया के लिए उनके सख्त रवैये के लिए जाना जाता है। आबे ने जापान की राजनीति के साथ ही वहां की अर्थव्यवस्था को एक नया रंग दिया। आबे की आर्थिक नीतियों ने एक नए शब्द आबेनॉमिक्स को जन्म दिया। इसकी तर्ज पर ही भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों को मोदीनॉमिक्स नाम दिया गया था। भारत के लिए शिंजो आबे का जाना कितनी बड़ी क्षति है, आप इसे इस तौर पर समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा अगर विदेशी दौरा कहीं का रहा तो वो भारत का रहा, और भारत की ओर से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मौके पर, अलग अलग समय पर शिंजो आबे के प्रधानमंत्री रहते हुए जापान का दौरा कर चुके हैं। शिंजो आबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तब से घनिष्ठता रखते हैं जब से वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसलिए आप इसे एक न केवल बड़े पॉपुलर अंतर्राष्ट्रीय नेता का जाना ना देखें, बल्कि भारत के एक बहुत ही करीबी दोस्त के मौत के तौर पर देखें, उनके जाने के तौर पर देखें। शिंजो आबे की हत्या के बाद आज चीन की लार्जेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई। जी हां, वीबो पर आज जश्न मनाया गया।
जहां हमलावर को हीरो करार दिया गया। शिंजो आबे को दुनिया इसलिए भी जानती है क्योंकि उन्होंने चीन और ताइवान के बीच में जो तनाव चल रहा था उसमें ताइवान का स्पष्ट रूप से समर्थन किया, ताइवान के हक में आवाज उठाई। ताइवान पर चीन अपना दावा करता आया है, ऐसे में शिंजो ने यह आवाज उठाकर यह साबित कर दिया कि वो चीन से भी टक्कर लेने से कतराएंगे नहीं। और क्वाड का उदय होना, क्वाड का बनना, क्वाड की ताकत बनना, इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की ताकत का बढ़ना और चीन को साइडलाइन करने की कोशिश को भी आप शिंजो आबे के दिमाग के तौर पर देख सकते हैं, उनकी कोशिशों के तौर पर देख सकते हैं। तभी उनका भारत के प्रति एक विशेष लगाव भी था। मोदी के साथ उनकी दोस्ती जग जाहिर है। हम आज मुकाबला में इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या शिंजो आबे का पॉलिटिकल असैसिनेशन हुआ? बड़ा सवाल, क्या उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की वजह से उनका मर्डर किया गया? क्या चीन में आबे की मौत का जश्न मनाया गया? एक तस्वीर हमने आपके सामने रखी और चीन किस तरीके से शिंजो आबे को देखता था, उनके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को देखता था, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। और क्या इस मर्डर का प्लान भी किसी सुपर पावर ने तैयार किया? किसी सुपर पावर का सीधा अर्थ यह है क्या चीन में तैयार किया गया? मेरे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं विभव कांत उपाध्याय, आप इंडिया सेंटर फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शील्ड कांत शर्मा पूर्व राजनयिक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी और धर्मेंद्र कुमार नमस्ते जापान फेस्ट के फाउंडर हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं शुरुआत धर्मेंद्र कुमार से ही कर लेती हूं क्योंकि नमस्ते जापान फेस्ट जो कि बहुत ही पॉपुलर रहा, बहुत ही अगर हम ये कहें कि भारत और जापान के रिश्तों को एक नई ऊंचाइयां देने का काम इसने किया तो शायद कहना गलत नहीं होगा। धर्मेंद्र कुमार चूंकि इस वक्त हमारे साथ जापान से ही जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं पहले धर्मेंद्र जी ये जानना चाहूंगी, भारतीय दर्शकों के लिए आप बताएं कि इस वक्त पूरे जापान में किस तरीके की सेंटिमेंट है और क्या उतने ही हैरान हैं जितना इस वक्त पूरा भारत देश हैरान है? इस तरीके की घटना अभूतपूर्व है, कभी हमने जापान में नहीं देखी। धर्मेंद्र जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। अगर नाम में गलती हम कर रहे हैं तो क्या मैं देवेंद्र जी को संबोधित कर रही हूँ? जी ओके, मैं देवेंद्र। ओके, सॉरी देवेंद्र कुमार जी, मेरा सवाल आपने सुन लिया, मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी गई, धर्मेंद्र कुमार मुझे बताया गया था। बहरहाल किस तरीके के सेंटिमेंट है सर इस वक्त पूरे जापान में? सॉरी मैम, आई थिंक आप जो जिसको संबोधित कर रहे हो धर्मेंद्र कुमार है, राइट। और मैं अभी जो हूँ मैं देवेंद्र हूँ, अभी मैं नारा में हूँ और मैं अभी उसी जगह पे हूँ जहाँ पे आज ये घटना को अंजाम दिया गया था। ओके ओके। तो यहाँ पे पब्लिक भी काफी है और सेंटिमेंट काफी, मतलब कि लोग इमोशनल हो रखे हैं यहाँ पे काफी। मैं अभी काफी देर से यहीं पे हूँ और यहाँ पे लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे, मतलब कि क्रॉसिंग है, रोड की क्रॉसिंग है, वहां पे मतलब कि ये सारी चीजें हुई हैं। और मैं अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो दिखाऊंगा, यहाँ पे लोग मतलब कि फ्लावर्स काफी श्रद्धांजलि के लिए लेके आए हैं, उनको लास्ट ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, उनको प्रणाम करके फिर यहाँ से जाना है। तो सेंटिमेंट जापानियों के बीच में ये एक काफी रेयर केस है, तो काफी ये बहुत दुखद हुआ और जापानी के लिए और हम एक इंडियन के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए ये काफी सैड न्यूज है। जी, आप जब तस्वीर दिखा पाएं तो आप दर्शकों को जरूर तस्वीर दिखाइएगा और वहां पर लोग कितने हैरान हैं और शिंजो आबे को लेकर वहां के लोगों के सेंटिमेंट क्या हैं ये भी आप जरूर बताएं। जी, मैं आपको वीडियो दिखाते हुए मैं सारी चीजें आपको बताता हूँ। जैसे कि ये है जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये फ्लावर्स की आप देख रहे हैं, ये क्रॉसिंग है। वहाँ पे लोग मतलब कि जापान में ग्रीटिंग्स करते हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, बारी बारी से लोग आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने पब्लिक अभी भी, यहाँ के रात के 9 बजने वाले हैं और पब्लिक अभी भी मतलब कि यहाँ पे है काफी। तो सेंटिमेंट्स काफी मतलब कि अच्छे हैं, अच्छे मतलब कि खराब है जापानियों के बीच में। ये ऐसी घटना जापान में कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये काफी रेयर घटना है।
तो ऐसी चीजें हुई हैं जापान में। तो सेंटीमेंट तो जापानियों का मतलब काफी गुस्से वाला भी हुआ है, काफी और बहुत हैरान कर देने वाला भी रहेगा। आप ये तस्वीरें प्लीज हमारे दर्शकों को दिखाते रहे। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट इस वक्त स्टूडियो में ही जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन इसी पर जानना चाहती हूँ। ये तस्वीरें और जापान जैसे एक शांति प्रिय देश में और इतने लोकप्रिय नेता का इस तरीके से कत्ल कर देना बेशक बहुत हैरान करता है। आपको इसके पीछे कारण क्या नजर आते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जापान जैसे शांतिप्रिय देश में, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 62 साल पहले ऐसी कोई घटना हुई थी, शायद 1960 में। उसके बाद 1990 के दशक में ट्रेन में गैस वगैरह की जो घटना हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे, वो हुई थी। तब से ऐसी कोई बहुत गंभीर घटना नहीं हुई है। ये जो है, इसमें कई चीज़ें हम देख सकते हैं। इसको लोन वुल्फ अटैक तो नहीं कह सकते, क्योंकि उस आदमी के पास पूरी तैयारी थी। कल शाम को अगर ये डिक्लेयर हुआ था कि शिंजो आबे जो है वो 11 बजे, आज जापानी टाइम से 11 बजे सभा को नारा में संबोधित करेंगे, तो इसके बीच में रेकी हुई या किस तरह से हुआ, और इसके बीच में उसको जो भी अटैकर था उसको टाइम मिला कि उसने शॉट गन को रैप करके उसको एक तरह से कैमरे का आकार देने की कोशिश की। उसको ये पता रहा होगा कि भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ 4 सिक्योरिटी गार्ड मिले हैं, और 4 सिक्योरिटी गार्ड जो है, चूँकि देखिए सिक्योरिटी वहाँ पर इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड भी उतने ज़्यादा थोड़े नहीं सर, जो हमने तस्वीरें देखी है कि हम तो इंडिया में ये सोच भी नहीं सकते, यहाँ पर तो कोई लोकल नेता भी होगा तो उसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी का इतना भारी भरकम बंदोबस्त होगा। यहाँ शिंजो आबे खड़े हुए हैं, उनसे बस थोड़ी ही दूरी पर कुछ ही सिक्योरिटी पर्सनल्स दिखाई दे रहे हैं, और वो खुद भी हैरान थे। जब पहला फायर किया गया, वो भी भाप नहीं पाए कि ये कोई कातिलाना हमला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ जो है, ये सोच साफ साफ इंगित करती है कि सिर्फ एक आदमी का हाथ नहीं है। और उसने जो कहा कि मैं शिंजो आबे की इकोनॉमिक पॉलिसी से मैं असंतुष्ट था, इसलिए मैंने किया, इसको भी कोई भी इसको मानेगा नहीं, क्योंकि अगर आप किसी की भी पॉलिसी से असंतुष्ट हैं, पिछले इतने साल में जापान में 1945 के बाद कई मौके ऐसे आए होंगे जब कई लोग सरकार से या सरकार के प्रधानमंत्री से असंतुष्ट रहे होंगे, लेकिन कितनी हत्याएं हुई। और दूसरी चीज़, अगर कोई असंतुष्ट है तो वर्तमान प्रधानमंत्री से होना चाहिए, ये तो 2 साल पहले छोड़ चुके हैं। तो ये चीज़, और अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी 1 घंटे पहले जो 57 मिनट पहली न्यूज़ थी, उसमें ये था कि इस अटैकर के, इस मर्डरर के घर की तलाशी में एक्सप्लोसिव्स मिले हैं। एक्सप्लोसिव्स मिले हैं? जी, एक्सप्लोसिव्स मिले। इसका मतलब कि उसका कनेक्शन कहीं और दूसरी जगह से किसी तरह से था। और मेरे ख्याल से एक्यूजिंग फिंगर जो है वो ये रेड आर्मी जो है, वहाँ अल्ट्रा लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है। रेड आर्मी के प्रेसिडेंट को पकड़ा भी गया था 1995-96 में, और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके उसको जेल में भी डाला गया था, और मेरी जानकारी के हिसाब से इस जनवरी में वो छूटा है। तो उनका हाथ हो सकता है। और इसको अगर आप जोड़ें, चीन की ग्लोबल टाइम्स ने जो प्रतिक्रिया दी है, चीन के ग्लोबल टाइम्स ने प्रतिक्रिया दी है कि इससे दक्षिणपंथी लोगों को काम करने का, प्रोजेक्ट करने का मौका मिल जाएगा चीन के खिलाफ। इसका क्या मतलब है? पूर्व राजनयिक शीलकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो अभी बात जेके त्रिपाठी सर ने कही कि इससे दक्षिणपंथी लोगों को काम करने का एक मौका मिल जाएगा। ये सोच क्या बताती है? देखिए, सोच की बात तो यह है कि जो शिंजो आबे की सोच थी वो बड़ी व्यापक थी। वो, और उस व्यापक सोच से जिन बाहर के देशों को परेशानी है उसमें चीन सबसे आगे है। तो चीन का ग्लोबल टाइम्स जो है वो हमेशा एक एक्सट्रीम व्यू देता है। तो जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि वो ग्लोबल टाइम्स ने दक्षिण पंथियों के बढ़ने की बात की है, तो ये तो बड़ा चाइना का स्टैंडर्ड रिप्लाई होगा कि हाँ ये अच्छा, चूंकि वो
जापान की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने पिछले इस 21वीं शताब्दी में जापान को, दबे हुए जापान को उभारने की कोशिश की और उसके अपराध भावना से मुक्त करने की कोशिश की। तो और उन्होंने जापान की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किया। तो इसलिए उनसे तो ये लोग उनको कहते हैं कि दक्षिणपंथी हैं, लेकिन आजकल दक्षिणपंथी इतना नहीं है। दक्षिणपंथ कहाँ है, क्या है, ये सब बड़ा आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ढुलमुल हो गया और क्या कहना चाहिए, मिक्सअप हो गया है ये। तो उसमें दक्षिणपंथ की बात करना इस समय थोड़ा कितना प्रासंगिक है, ये मेरे विचार में। लेकिन श्रीकांत जी, एक घटना जरूर सामने आई, आपने भी इस तरफ जरूर गौर किया होगा। जिस वक्त ये अटैक हुआ उसके बाद चाइना की सोशल मीडिया वीबो पर जश्न मनाया जा रहा था और इस अटैकर को हीरो की तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा था, जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाला है। नहीं, वो तो उनके लिए, क्योंकि चाइना को इन शिंजो आबे से शुरू से परेशानी है। 2001-2 के दौरान वो जब सिर्फ पार्टी में थे, एमपी थे, तब वो उनकी एक श्राइन है टोक्यो में, जहां पे कि पुराने वर्ल्ड वॉर 2 के जो शहीद हैं उनके लिए श्रद्धांजलि दी जाती है। तो जनरली चाइना चाहता था कि वहां कोई ना जाए। क्यों? क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो कुछ जापान ने किया, उसके लिए उसको शाश्वत हमेशा के लिए गिल्टी फील करना चाहिए, तो वहां जाना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन शिंजो आबे गए थे तो उनके खिलाफ बहुत चाइना नाराज था, और उसके बाद शिंजो आबे जब प्रधानमंत्री बने तब भी उन्होंने उस बात के लिए अपना दृष्टिकोण रखा। तो चाइना तब से नाराज है। और दूसरी बात यह है कि चाइना हमेशा चाहता है कि जापान घुटने टेक के उसके सामने अनुनय विनय करे कि हाँ भाई, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, अब आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो चाइना का एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड, इसके चलते वो जापान जब भी अपने आत्मसम्मान के लिए और अपने राष्ट्र सम्मान के लिए कोशिश करेगा, चाइना उसको पसंद नहीं करेगा। तो ये तो बिल्कुल पक्की सी बात है कि वो उनके सोशल मीडिया में वो खुशी मनाएंगे अगर ऐसा हुआ। पर ये तो चाइनीज ऑफिशियल नहीं कर सकते, क्योंकि ये नितांत है ना अनएक्सेप्टेड बात है। ये डिप्लोमेटिक के क्षेत्र में कोई कैसे करेगा? किसी की हत्या हुई हो और आप आनंद मना रहे हो, ये तो बहुत निंदनीय है, घृणित काम है। नहीं, जाहिर है ऑफिशियल स्टैंड चाइना का ये नहीं होगा, लेकिन किसी देश से इस तरीके की रिएक्शन आना एक शक जरूर पैदा करता है कि जापान की बढ़ती ताकत, जापान और भारत के रिश्ते से कौन सा ऐसा मुल्क है जो परेशान हो रहा था। मैं आती हूँ सर आपके पास एक और रिएक्शन के लिए, लेकिन इस वक्त टोक्यो से हमारे साथ नुपुर तिवारी भी जुड़ गई हैं। आप जर्नलिस्ट हैं टोक्यो में, इस पूरी घटना को आप देख रही हैं, वहां के सेंटिमेंट्स आप समझ रही हैं, और साथ ही विभव कांत उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फाउंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप। बहुत स्वागत आप दोनों ही मेहमानों का। मैं पहले नुपुर जी आपके पास आऊं, इस वक्त जापान में क्या चर्चाएं चल रही हैं? कितनी हैरान कर देने वाली ये घटना जापानीज पीपल के लिए है, और इस घटना को किस तरीके से देखा जा रहा है? मीनाक्षी जी, आपकी हुआ है ये कभी ऐसा कभी जापान में नुपुर जी, ऑडियो ग्लिच थोड़ा हो रहा है, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा ठीक करवा लेते हैं, मैं फिर दोबारा आपके पास आती हूँ। विभव कांत जी, हम बार बार भारत और जापान के रिश्तों की जब भी बात करेंगे तब तक बात होगी शिंजो आबे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घनिष्ठ रिश्तों की, और जाहिर है इस घटना के बाद से बहुत ही ज्यादा दुखी और स्तब्ध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद मैं ये तो खैर नहीं कह सकती कि भारत और जापान के डिप्लोमेटिक टाइज में कोई बदलाव आने वाला है। वो उतने ही मजबूत पहले थे, उतने ही मजबूत आज हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन एक प्रधानमंत्री के तौर पर ये नरेंद्र मोदी के लिए, और एक दोस्त के तौर पर नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही ज्यादा दुखद क्षण रहा है। जी
सर बहुत क्लोजली दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों ने काम किया है, बहुत ही क्लोजली राष्ट्राध्यक्षों ने काम किया है और आपने इस काम को होते हुए और इस रिश्ते को बनते हुए देखा है। आज की इस घटना के बाद आपका अपना रिएक्शन क्या है सर? जी, दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष मेरे व्यक्तिगत रूप से मित्र रहे हैं और पिछले 25 साल से मैं श्री शिंजो आबे के साथ इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप पे काम कर रहा था। वो मेरे मित्र भी थे, भाई भी थे और उनसे मेरे बहुत गहरे रिश्ते थे जो उनका ही उत्साहवर्धन था, जिसकी वजह से मैंने एक बड़े मिशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया सन 2000 में। और इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप एक वो फ्रेमवर्क था जिसकी पावर का, जिसकी शक्ति का आकलन अभी तक पूर्णतया नहीं हो पाया है। और मगर जो हम सब ने मिलकर सोचा उसमें उस पूरे फ्रेमवर्क में जो पावर ऐड हुई वो हुई 2007 में मित्र नरेंद्र मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे और जापान आए, और उसके बाद दोनों हम तीनों पहले मिले, फिर उसके बाद वो दोनों भी मिले और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। और ये हमारे देश के लिए, जापान के लिए और पूरे एशिया के लिए भी ये बहुत अच्छा हुआ कि दो राष्ट्राध्यक्ष जिनका उनका थॉट प्रोसेस जो है प्रोएक्टिव था, डेवलपमेंट ओरिएंटेड था और फ्रेमवर्क का जो थॉट प्रोसेस था वो कि हम वर्ल्ड में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों देश मिलकर। तो इसको श्री मोदी जी ने और श्री आबे शिंजो ने मिलकर एक इस फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूशन में उतारने का जो प्रयास किया है वो अभी एग्जीक्यूशन चल रहा है और बहुत से कदम अभी लेने बाकी हैं, बहुत सी चीज बाकी है। तो मैं ये मानता हूं कि ये न केवल मेरा पर्सनल लॉस है, न केवल मोदी जी इससे दुखी हैं, बल्कि मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान को ये मातम मनाना चाहिए कि हमने एक दोस्त खो दिया। और अभी हम लोग इस पर ना चर्चा करें कि ये सनक थी कि साजिश थी, क्योंकि अभी बहुत से इनपुट्स आ रहे हैं और अभी बहुत सी चीजें मीडिया तक नहीं पहुंची हैं। सर, आपके अपने सोर्सेस क्या बता रहे हैं, आपके अपने मित्र क्या बता रहे हैं जो जापान से जुड़े हुए हैं, जो सरकार से जुड़े हुए हैं, उनसे आपको क्या इंफॉर्मेशन अभी तक मिली है सर? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वहीं तक मैं शेयर करूंगा कि भाई ये एक इंडिविजुअल था जो कभी जापान की डिफेंस फोर्स में काम किया करता था, मेडिकल एक्सपर्ट है। और जैसा कि उसने कहा कि मुझे श्री शिंजो के द्वारा किए गए कुछ कामों पर आपत्ति है, उन्होंने देश के प्रति जो किया उसमें मुझे सहमति नहीं है, ऐसा वो कह रहा है। मगर हमें जो जांच एजेंसियां हैं उनको तह तक पहुंचना है। और मैं अपने कई मित्रों के वक्तव्य से सहमति रखता हूं कि ये आइसोलेशन में किया हुआ काम नहीं लगता है, मगर हम इसको किसी और दिन के लिए बचा के रखते हैं, क्योंकि अभी इसमें हमें बहुत डेटा आना बाकी है, बहुत से सबूत आने बाकी हैं। मगर ये बात सही है कि भारत और जापान के ग्लोबल पार्टनरशिप के इस फ्रेमवर्क जिसको हम लोगों ने मिलकर परिकल्पना की थी, जिसमें एशिया और अफ्रीका को भी जोड़ने तक की बात की गई थी, उसको देखकर कुछ महाशक्तियां हैं जिनके पेट में दर्द हुआ उससे जो है उनको लगा कि भारत जापान को कि इस फ्रेमवर्क को ज्वाइन करने वाले, जैसे यूरोप में फ्रांस एंड जर्मनी साथ में आए और पूरे यूरोपियन नेशंस ने उनके इस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया और शेंगेन बना, फिर ईयू बना। तो ऐसा लगता था कि हम लोग भविष्य में एशियन अफ्रीकन यूनियन जो है स्थापित कर पाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक यूनियन जो है जी। तो ये ड्रीम था, उसके शुरुआत अभी हुई है, अभी इसमें कई दशक लगेंगे वहां तक पहुंचने में। और उसकी मशाल लेकर जो व्यक्ति चल रहा था उसको आज हम लोगों ने खो दिया। और श्री मोदी जी ने उस मशाल को न केवल प्रज्वलित किया बल्कि उसको और जोड़ दिया, और वो भी उनके एक तरीके से कहिए इंडिया जापान ग्लोबल पार्टनरशिप में एक ट्रू पार्टनर है। एंड
इस लॉस को जो है कैसे पूरा किया जाएगा हम नहीं कह सकते। हालांकि भारत जापान के रिश्ते अब एक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम लोग वैसे ही बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते जापान के साथ रखते हैं, लेकिन उसकी नींव कहां से पड़नी शुरू हुई उसे आज बार बार दोहराना और शिंजो आबे को बार बार याद करना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नुपुर, अगर आप अब मुझे सुन पा रही हैं और ऑडियो अगर हम ठीक कर पाए पीसीआर, तो प्लीज आप ये बताएं कि इस वक्त पूरे जापान में सेंटिमेंट क्या है और जो जापान में इंडियंस भी मौजूद है उनके बीच में क्या सेंटिमेंट है? देखिए, शिंजो है इंडियन के लिए, हमारे लिए शिंजो आबे जो प्राइम मिनिस्टर, मैं सुनाई देती हूं आप लोगों को? जी बिल्कुल। हाँ, तो ये जो लॉस है ये बस पूरे जापान के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है, और जो जापान के रिलेशन के लिए है, ये पूरी तरह हमने जो इसका बैकबोन थे, हर जगह पे इंडिया को लाना, हर जगह पे इंडिया और जापान के रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करना, जो बैकबोन जिन्होंने इसका शुरुआत किया था, जिन्होंने एक तरह से मैं कहती हूँ कि रेवोल्यूशन लाए थे इंडिया जापान के रिलेशनशिप में, हमने उनको खो दिया आज। तो ये सबसे बड़ा एक तो है, एक शॉकिंग है क्योंकि ये इंसिडेंट जापानीज हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है और पूरे जापान के लिए इतना शॉकिंग है कि इसको फेस करना कि क्यों ये हुआ, कैसे एंड क्यों हुआ, ये तो पहली बार है। सेकेंडली, इंडिया जापान रिलेशन के लिए इससे ज्यादा लॉस कुछ हो ही नहीं सकता, हमने बैकबोन को खो दिया ना, और आबे सान के बिना हम कुछ सोच भी नहीं सकते। जहां उन्होंने जब रिटायरेशन के बाद इंडिया जापान जो भी हो, जो जिसमें भी इंडिया है, उन हर जगह पे वो रहते। तो लेकिन नुपुर, मुझे एक बात बताएं, क्या वहां के आम लोग ये एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं? क्या ये मानने के लिए तैयार हैं कि ये एक लोन वुल्फ अटैक है, या उनके भी मन में ये शंका है कि ये एक लोन वुल्फ अटैक नहीं बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय ताकत हो सकती है? देखिए, जब तक ये सामने ना आए तो हम कुछ बोल नहीं सकते कि एक्चुअली कि जापानीज केयरफुल रहते हैं कुछ कम पहले, क्योंकि जब तक ये सामने नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते, तो मैं भी कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन हाँ, सबके मन में शक है क्योंकि जापान की पहली बार ऐसा, और जापान में गन इज नॉट एट ऑल, किसी के पास भी नहीं रहता है, दिस इज कंट्रोल कंट्री, और भी खिलौने के तक भी गन यूज नहीं करते हैं यहाँ पे। तो आप सकते हैं कि ये जो हुआ है टोटल अनएक्सपेक्टेड, किसी जापानीज ने सकते हैं, जापान में हो सकता है, जापान जी। नुपुर, बड़ी बात आप बता रही हैं कि वहां के लोगों की अपनी मानसिकता है कि खिलौने वाली गन जिस देश में इस्तेमाल नहीं होती है, वहां के एक पूर्व प्रधानमंत्री को और एक लोकप्रिय नेता को इस तरीके से सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाए, यह वाकई में हैरान कर देने वाला है। धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका। ये जो पूरी घटना घटी, हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत और जो जापान का रिश्ता रहा है और इसकी जो मजबूती शिंजो आबे के दौर में रही, वही आगे बढ़ती चली गई, वही आगे कंटिन्यू करती हुई हमें दिखाई दी। कई सारे मौके पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे से भी आपने मुलाकात की होगी, आपने दोनों देशों के बीच में घनिष्ठता बढ़ते हुए देखी होगी। इस पूरी घटना के बाद स्तब्ध तो हर कोई है, लेकिन क्या ये मानने के लिए लोग तैयार हैं कि शिंजो आबे जैसा एक इतना लोकप्रिय नेता केवल कुछ फाइनेंशियल पॉलिसीज की वजह से या केवल कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से उनका कत्ल कर दिया जाएगा? देखिए, नमस्कार, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी ओके। देखिए, ये तो अभी नुपुर जी बता रही थी कि जापान में और जापानियों के लिए जो है ना, ये न्यूज मतलब जापानी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कि अब मिस्टर आबे नहीं रहे। आबे इतने लोकप्रिय नेता हैं जापान में कि जो 8 साल कुछ महीने का इनका प्राइम मिनिस्टर का जो टाइम था वो था। आई थिंक अभी के जो जापान के हिस्ट्री में आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट मतलब कि पीरियड के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे। इवन हम इंडियंस के लिए जो है ना, जो इंडियन जापान में रह रहे हैं, हम सबके लिए भी जो है ना, ये न्यूज जो है ना बहुत शॉकिंग है कि अब मिस्टर आबे अब रहे नहीं हमारे साथ, और कोई भी नहीं सोच सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है जापान में। अभी नुपुर जी भी बता रही थी कि यहाँ जापान में जो है ना, गन तो एक्चुअली है ही नहीं। यहाँ पे आप
एज अ डॉल भी लोग यूज नहीं करते। जापानी सोच नहीं सकते कि ये गन आया तो कहां से आया और क्यों ऐसा हुआ। सभी के माइंड में ना एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि हुआ तो हुआ क्यों और कैसे हुआ ये। तो मतलब कि क्या बताऊं कि वर्ड नहीं है किसी के पास में। मैं कुछ जापानीज फ्रेंडों से अभी मैंने कुछ देर पहले बातें हुई मेरी, एक्चुअली सब लोग सरप्राइज है। इवन द यंग जनरेशन जो लोग हैं 20 एंड 30 वाले, वो लोग भी सरप्राइज है। इवन जो यंग जनरेशन है जापान की, वो लोग पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन मिस्टर आबे जब थे उस टाइम मतलब कि यंग जनरेशन भी जो है ना इन सब चीजों में बहुत एक्चुअली इन्वॉल्व होते थे। और उनका जो इंटरनेशनल जो एक रिलेशनशिप है जो उन्होंने बिल्टअप किया है, और इकोनॉमी को उन्होंने जो एक बूस्ट दिया था जब प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद, इसलिए जो है ना यंग लोग भी जो है उनको बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, देखिए किसी भी देश के युवा के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है त्रिपाठी सर, उनके लिए महत्वपूर्ण ये होता है कि उनका देश आर्थिक तौर पर प्रगति करे, उनके पास नौकरी हो, उनकी इकोनॉमी जो है बहुत बेहतरीन तरीके से काम करे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उस देश की इज्जत हो। किसी भी देश का युवा यही चाहता है, और वो तमाम बातें शिंजो आबे के कार्यकाल में रही। और एक ऐसे नेता का चले जाना, और वो भी एक ऐसे देश में जहां पर गन लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए ये घटना और ज्यादा हैरान करती है। आपको लगता है इसके बाद से अब जापान की पॉलिसीज कुछ बदलेंगी, उसके इंटरनल पॉलिसी, उसकी सिक्योरिटी पॉलिसीज कुछ बदलेंगी? जी, कुछ क्या, मेरा ख्याल है कि इसके बाद से जापान की इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी में आमूल चूल परिवर्तन होगा। आपको याद होगा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कुछ ऐसे ही परिस्थितियों में हत्या हुई थी, और उसके बाद से सिक्योरिटी कितना बीफअप की गई। तो अब इनको ये जानकर, इनको ये सिक्योरिटी एजेंसीज को वहाँ ये देखना पड़ेगा कि अब कोई ऐसा चांस न ले जिससे आगे किसी इस तरह के किसी घटना की पुनरावृत्ति की आशंका या संभावना हो। अब इसके साथ साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे मैं अभी पढ़ रहा था कि इस घटना के बाद, इस हत्या के बाद चीन से सिर्फ एक ऑफिशियल रिएक्शन आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियांग ने कहा है कि ये बड़ा शॉकिंग है, बड़ा स्तब्धकारी है, लेकिन इस घटना को, इस हत्या को चीन और जापान के बीच में मतभेदों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। लेकिन अभी तक शी जिनपिंग का कोई रिएक्शन नहीं आया है ऑफिशियल। ये बड़े ताज्जुब की बात है, ये उससे भी ज़्यादा शॉकिंग है। और मुझे ये लगता है कि भारत का जहाँ तक संबंध है, भारत के साथ तो इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं कि हमें जो आबे तो ऐसे थे, ऐसे राजनयिक थे, ऐसे राजनीतिक या स्टेट्समैन थे जिनके ऊपर भारत आंख मूंद कर भरोसा कर सकता था। आपने देखा कि 2017 में जब मेट्रो, इसके बुलेट ट्रेन की परियोजना की घोषणा हुई, दस्तखत किए गए, तो 1,11,000 करोड़ की परियोजना में 88,000 करोड़ तो जापान ने लोन पे इंडिया को दिया। और वो भी लोन देखिए कैसा था कि वो लोन 15 साल बाद उसकी पेमेंट शुरू होती और 50 साल में होनी थी 0.1%, 0.1% इंटरेस्ट रेट पे, जो कि इंटरनेशनल लोन्स के लिए एक रिकॉर्ड है, उस पे दिया गया। तो हम जो शिंजो आबे के साथ जो हमारे रिश्ते रहे हैं वो बहुत नॉर्मल रिश्ते नहीं रहे हैं, बल्कि वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा ऊपर के रिश्ते रहे हैं, बहुत नज़दीकी रिश्ते रहे हैं। और जहाँ तक बात यह है कि भारत की और जापान के बीच में संबंधों पे क्या असर पड़ेगा, कुछ लोग ये पूछते हैं, तो मेरे ख्याल से संबंधों पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों ही देशों में वही पार्टीज़ हैं, शिंजो आबे की पार्टी ही वहाँ पर है, तो वो उसी नीति को आगे बढ़ाएंगे और भारत और जापान के रिश्ते आगे आने वाले समय में भी आगे बढ़ते रहेंगे। शीलकांत जी, क्या एक आशंका ये भी जताई जा सकती है कि इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से भारत की ताकत बढ़ रही थी, क्वाड देशों की ताकत बढ़ रही थी, और क्वाड देशों का समूह केवल इसलिए नहीं कि आप इंडो पैसिफिक रीजन में एक संगठन ऐसा जो चीन को साइडलाइन कर रहा है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट विषयों को लेकर ही आगे बढ़ रहा था। फिर चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो रिवोल्यूशन हो, आर्थिक तौर पर रिवोल्यूशन हो, एक दूसरे के
देशों को आर्थिक तौर पर समृद्धि देने की बात हो, इससे कहीं ना कहीं चीन घबरा रहा था। और इसकी नींव, हम ये जानते हैं, इसकी नींव रखने के पीछे शिंजो आबे का दिमाग था। ये तो है ही उनकी सोच। शिंजो आबे की सोच एक युग पुरुष की सोच थी, और उन्होंने जापान को एक नई पीढ़ी जो थी, जो 21वीं शताब्दी में आई, उसको एक आत्मसम्मान से युक्त करके, उसको एक पुराने दबी हुई भावना से दूर करके, एक अपराध भावना से दूर करके आगे बढ़ाया। फिर उनमें और भारत में जो सोच थी उसका एक अभूतपूर्व सामंजस्य था। दोनों में एक अनुनाद था, जो कि वो कॉन्फ्लुएंस जो की बात जो उन्होंने हमारी संसद में की थी, कॉन्फ्लुएंस ऑफ ओशंस, एक्चुअली वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सिविलाइजेशन भी था। और इसलिए आप देखिए निरंतर जो पिछले 7-8 सालों में हर साल जो समिट्स हुए हैं, और जिस तरह से वो भारत आए, और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री वहां गए और उनका स्वागत हुआ, जिस तरह से वो अपने पुश्तैनी घर में उनको ले गए, उनका स्वागत सत्कार किया, और साथ ही साथ उन्होंने, जैसा कि त्रिपाठी जी ने बताया, भारत के लिए जो परियोजनाओं के लिए जो मदद दी वो दूरगामी थी। तो इस पूरे और इस पूरे दृष्टिकोण पे यह चीज आती है कि जो क्वाड है, वो क्वाड इस पूरे एशिया के क्षेत्र में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक सकारात्मक रचनात्मक भूमिका प्ले करने वाला है। वो लोगों के बीच में सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करता है, क्लाइमेट चेंज की टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात करता है, ग्रीन भविष्य की बात करता है, और इस पूरे उसमें एक लॉ बेस्ड, एक लीगली रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करता है, जहां पे कि सामुद्रिक जो क्षेत्र है उसमें यातायात बगैर किसी बाधा और रोध के, बगैर किसी धमकाने के चलता रहे। तो ये सब जो प्रिंसिपल हैं, जो सिद्धांत हैं, ये सारे सिद्धांत आबे जी के और मोदी जी के बीच की जो उनकी जो सागर नीति है मोदी जी की, वो ये इनके बीच में निरंतर एक अनुनाद था जो हमने महसूस किया है। और एक्चुअली इस समय जो हम लोगों को भारत में जो इस चीज को फॉलो करते रहे हैं, उनके अंदर एक गहरा दुख है, शोक है, सदमा है, और एक और सेंस ऑफ कृतज्ञता है शिंजो आबे के लिए, कि उन्होंने जो कुछ किया उसके हम आभारी हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही एक बिल्कुल बगैर संशय के, बगैर शंका के भारत के साथ एक निर्द्वंद संबंध बना। तो वो सब चीजें जापान में नई हैं, क्योंकि जापानी हमेशा संशय में रहते थे, ये करें कि नहीं करें, दबे रहते थे, फिर ये सोचते थे कोई क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। तो उन सब से उबार के उन्होंने जहां लाया जापान को, मैं इसे अगर दूसरे शब्दों में बोलूं सर कि विभव जी कि कुछ हद तक कई मामलों में जापानीज सोच बहुत ही कंजर्वेटिव सोच कही जाती थी, लेकिन उसे लिबरल बनाना, डेमोक्रेटिक बनाना और मौजूदा परिस्थितियों में आगे बढ़ने की एक सोच देना, ये शिंजो आबे ने काम किया। और ये पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हुए जापान आगे बढ़ा। अमेरिका के साथ क्या किया था, विश्व युद्ध के दौरान क्या हुआ था, पर्ल हार्बर के दौरान क्या हुआ था, इन सारी सोच को पीछे छोड़ते हुए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ देखना, क्या हम ये कहेंगे शिंजो आबे ने किया, ये सोच में परिवर्तन किया? जी बिल्कुल। शिंजो आबे एक युग पुरुष है, और उनकी सोच से न केवल भारत बल्कि जापान का विश्व में क्या कंट्रीब्यूशन होने वाला है उसका एक परिपात जो है वो तय हुआ। और जो मूवमेंट्स उन्होंने लिए और जिस फ्रेमवर्क पे काम किया उन्होंने, जिसमें हम सब लोग भाग थे उसके, और बहुत करीब से मैंने उनके संग काम किया है, तो वो फ्रेमवर्क अब विश्व में अडॉप्ट किया जा चुका है, तो अब ये कई 100 साल तक ये चलने वाला है जो उन्होंने प्रारंभ किया। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि उनकी जो है प्रोग्रेसिव थिंकिंग थी, और एक जेम ऑफ अ हार्ट था, उनके पास ऐसा दिल था जो समुद्र की तरह था, फुल ऑफ मेरे कई वाकये हैं जिसमें जिंदगी में उतार चढ़ाव में वो मेरे साथ एक मित्र के रूप में, एक भाई के रूप में खड़े रहे।
और वो केवल एक पॉलिटिशियन नहीं थे, ही इज एन वेरी यूनिक लीडर थे और एक विजनरी लीडर के तौर पर आज आप उन्हें याद करें। मैं एक आखिरी कमेंट के लिए, बहुत संक्षिप्त कमेंट के लिए सर, उनका जेके त्रिपाठी जी, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ना, क्वाड को ताकत देना, क्या उनकी ये नई विचारधारा ही उनके कत्ल का एक कारण बनी है? मेरे ख्याल से बहुत कुछ आपकी बात सही है, क्योंकि जो उन्होंने नया वर्ल्ड ऑर्डर और जो उन्होंने कहा इंक्लूसिव एंड जो उन्होंने कहा कि फ्री इंडो पैसिफिक, ये जो है ये चीज़ चीन को नहीं भा रही थी और इसलिए इस पे चीन ने कई बार अपना ऑब्जेक्शन भी किया था। इवन लास्ट मार्च में जब शिंजो आबे ने ताइवान के प्रेसिडेंट से बात की थी फ़ोन करके, तो चीन ने तुरंत बहुत ही तेज ऑब्जेक्शन उठाया था, बहुत ही कटु आलोचना की थी इसकी। तो ये चीज़ें तो रही, हर पॉलिटिशियन के साथ, हर स्टेट्समैन के साथ होती है कि उसकी किसी पॉलिसी को जब कोई देश या कुछ समूह नहीं पसंद करते हैं तो वो एक्सट्रीम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। अब इस पूरी घटना के बाद जापान की पुलिस और जापान की सरकार अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। जैसे जांच और आगे बढ़ेगी और चीजें खुलकर सामने आएगी कि आखिर इस असैसिनेशन के पीछे, हम इसे कहें कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन है या नहीं, इसके पीछे कारण क्या रहे, ये जैसे जैसे और जांच आगे बढ़ेगी ये खुलकर बात सामने आएगी। बहुत शुक्रिया जेके त्रिपाठी जी, शीलकांत जी, विभवकांत जी और धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।